सो है गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो बच्चों, ये फोर्थ लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का। लेक्चर 1, 2, 3 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हम आज करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने टोटल 3 लॉज दिए हैं मोशन के, तो जिनमें से फर्स्ट लॉ, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ, वो आज हम करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में आपको सेकंड लॉ और थर्ड लॉ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद, इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। और ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स आज फ्री बॉडी डायग्राम पे बेस्ड होगा। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 3 ज़रूर देखा होगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो आई एम सॉरी, आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो जिन्होंने नहीं देखा है फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए लेक्चर नंबर 3 फ्री बॉडी डायग्राम का। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो गाइज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखो, समवेयर अराउंड 17th सेंचुरी न्यूटन ने एक बुक लिखा था। और इस बुक का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे इस बुक का नाम कमेंट करके कि न्यूटन ने कौन सा बुक लिखा था जिसमें उन्होंने अपने सारे लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किया है। ये आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए कि कौन सा बुक था जिससे हमें न्यूटन्स के सारे लॉज के बारे में पता चलता है। तो देखो, न्यूटन ने एक बुक लिखा था। उस बुक में इन्होंने सारे 3 लॉज दिए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जिससे बिलीव मी 50% फिजिक्स ख़त्म हो जाता। आधा फिजिक्स इसमें न्यूटन का 3 लॉ से ही ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लॉज हैं ये तीनों। बहुत ही क्या बोला जाए कि ये इस तरह ऐसे लॉज है ना कि आप इससे पूरा फिजिक्स बना सकते हो। आधा का आधा फिजिक्स, वो इतना समझ लो, आधा फिजिक्स ख़त्म कर सकते हो। और जैसा कि मैं बता दूं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट, दैट इज़ जो पहले न्यूटन के टाइम में जो फिज़िक्स चलता था, या फिर न्यूटन ने जो बताया था फिज़िक्स के बारे में, या उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने ऑब्जर्वेशंस में, हम वो सब कर रहे हैं। 17th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बहुत पहले, आज से बहुत पहले। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या। तो एज सच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ लाइक स्टेटमेंट, तो इसका बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं बीच में स्टेटमेंट लिख दूंगा, ठीक है। इसे समझो ये है क्या। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए, और इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए बात समझिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या। इस मार्कर को देखो ध्यान से, ये मार्कर अभी रेस्ट पर है, ठीक है। ये मार्कर तब तक यहाँ से इस जगह से नहीं हिलेगा जब तक हम इसे पुश ना करें, या फिर हम इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन देखो, ये मार्कर मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई कार मूव कर रही है। तो वो गाड़ी या वो कार, वो बाइक या जो भी है मूव कर रही है, तो वो बाइक या वो कार तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम कुछ फोर्स ना लगाएं, ठीक है। तो यही है बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट या फिर कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless and until some external unbalanced force is applied on that object। ये है न्यूटन का पहला लॉ। मतलब सिंपल भाषा में, if the net force, नेट मतलब सारा फोर्सेस, टोटल फोर्सेस जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, if the net force is 0 then net acceleration of that object is also 0। बच्चों, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखो, स्टेटमेंट बहुत सारा थियोरी का पार्ट जो होता है वो लैंग्वेज एंड ऑल तुम बुक से भी पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे समझो क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सपोज मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे तरफ से फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से, सभी तरफ से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3 एंड F4। अब इन सारे फोर्सेस को जब रिजल्टेंट किया जाता है, जोड़ा जाता है वेक्टोरियली, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है,
अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर रहेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में तो ये मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में। मतलब कि ऑब्जेक्ट का या बॉडी का इनिशियल स्टेट, ऑब्जेक्ट या बॉडी का इनिशियल स्टेट विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। इनिशियल स्टेट का मतलब हो गया बच्चों, इनिशियली ऑब्जेक्ट किस तरह है, क्या ये रेस्ट पर है या फिर ये मोशन में है। और अगर ये रेस्ट पर है तो टोटल फोर्स ऐड करके देखो, इसके ऊपर जितना भी फोर्सेस लग रहा है ये सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे। अगर सारा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स 0 आ गया, ठीक है, नेट फोर्स अगर 0 आ गया तो ये बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा। और अगर ये बॉडी मूव करता हुआ जा रहा है तो ये मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में ही, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखो इस न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बच्चों देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑब्जेक्ट का ऐसा टेंडेंसी है बाय वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन द इट्स इनिशियल स्टेट। ऑब्जेक्ट मतलब सुनो इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सुनो, क्या है कि इनर्शिया हम कहते हैं किसे है, इनर्शिया रेसिस्ट करना, मतलब अपना जो इनिशियल स्टेट है, मान लो मैं यहाँ पे इस तरह से हूँ, ठीक है, मैं भी रुका हुआ हूँ, तो मैं मूव कब करूँगा, जब मैं फोर्स लगाऊंगा। या फिर सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं ना यार इसका, चलो मार्कर का, मार्कर रेस्ट पर है, ठीक है, ये मार्कर रेस्ट पर ही रहना चाहता है जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो इस मार्कर का टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, या फिर अगर हम इस मार्कर को पुश करें तो ये तब तक मूव करता जाएगा जब तक कोई फोर्स इस पर ना लगे। ठीक है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसीलिए ये मार्कर को पुश करोगे तो रुक जाएगा। लेकिन बट यहाँ पे देखो ये है कि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को इग्नोर कर दें, बाकी सारे फोर्सेस को, जो भी रेजिस्टिंग फोर्सेस होता है, एयर फ्रिक्शन को या फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर दें, तो एक बॉल ज़मीन पे इस तरह से फेंको, वो बॉल कब तक जाएगा, कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स उसे रोक ना दे। तो यही होता है इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट। इनिशियली ऑब्जेक्ट या बॉडी किस तरह है, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। समझ आ गई बात, न्यूटन का पहला लॉ क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ये है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये हम हर जगह लगा नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम हर जगह नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी भी फ्रेम में लगा दो न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टर्म लेकर आ रहा हूँ। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये दोनों इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम पढ़ोगे 11th क्लास में बहुत डिटेल्स में, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता दूँ कि होता क्या है। देखो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, आप अगर सोचोगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम हर जगह लगा सकते हैं क्या, तो नहीं, हर जगह नहीं लगा सकते। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओनली होल्ड्स फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कहीं पे इसे लिख लो, ओनली होल्ड्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही लगा सकते हो तुम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं लगा सकते। एक एग्जांपल लेकर यहाँ पे क्लियर करते हैं क्या होता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। देखो समझो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे सपोज मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, लेट दिस बी ए, एंड यहाँ से एक लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन भी है, और ये ऊपर में कोई हैंगर वगैरह ऊपर में लगा हो, या फिर हम मान लेते हैं कोई पेंडुलम यहाँ पे लटक रहा है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ग्राउंड हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ होता है जहाँ से तुम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। फॉर एग्जांपल तुम ट्रेन के अंदर हो, बैठे हुए हो, ठीक है, ट्रेन चल रही है, तो तुम अपने बगल वाले फ्रेंड को देखोगे तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो तुम्हारा फ्रेंड रेस्ट पर तुम्हें नज़र आएगा। मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन कि ट्रेन कवर्ड है पूरी तरफ से और तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है,
तो अगर तुम्हें ये पता करना है कि ट्रेन चल रही है या फिर ट्रेन रुकी हुई है, तो तुम्हें विंडो से बाहर झांक कर देखना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि ट्रेन बहुत ही स्लोली चल रहा है, कुछ आवाज़ भी नहीं हो रहा है चलने वगैरह का, तो तुम कभी कभी ऐसा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बगल से कोई ट्रेन अगर पार होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ट्रेन चल रहा है या फिर बगल वाला ट्रेन चल रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने बगल वाले फ्रेंड को देखते हैं। ठीक है, हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ट्रेन चल रहा है, हमारा ट्रेन चल रहा है या बगल वाला ट्रेन चल रहा है। तो ये सब कुछ सारा प्रॉब्लम अराइज होता है ड्यू टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम जिस फ्रेम में हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट ये ग्राउंड फ्रेम में है और ये ऑब्जेक्ट ये लिफ्ट वाले फ्रेम में है, तो ये अलग अलग फ्रेम्स हैं। ये इंसान ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को जब देखेगा तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने फ्रेम से दूसरे फ्रेम को देख रहा है। ठीक है, और ये जब इसे यहाँ से देखेगा तो ये भी अपने फ्रेम से दूसरे फ्रेम में देखेगा, तो ये अलग अलग फ्रेम हो गया। इन दोनों में से कोई एक इनर्शियल फ्रेम है और कोई एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो किस तरह हम समझेंगे कि इनर्शियल फ्रेम कौन सा है और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है। देखो, जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर जहाँ पे ज़ीरो हो वो तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो वो हो जाता है इनर्शियल फ्रेम। और जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो तो वो कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हम किसके एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक्सेलरेशन देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट का। इस केस में देखो, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है, रुका हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देखो, इसका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, मतलब ये किस फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में। जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का ज़ीरो हो, वो एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो तो वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम। और अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, ज़रा इसे ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर जो बैठा है ये भी तो ऊपर जा रहा होगा, मतलब इसके पास भी एक्सेलरेशन ए ही होगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, तो इस तरह के फ्रेम को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बच्चों, इस फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओनली होल्ड्स फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत कम बात बताया जाता है, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हर जगह आप नहीं लगाओगे, आप सिर्फ उस फ्रेम में लगाओगे जो इनर्शियल फ्रेम है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। किसी जैसे बाहर से तुम बस के बाहर खड़े हो, ट्रेन के बाहर खड़े हो और ट्रेन ऐसे गुजर रही है, तो तुम अपने रेस्पेक्ट में ट्रेन को देख रहे हो ना, अपने रेस्पेक्ट में ट्रेन को देख रहे हो कि ट्रेन मूव कर रही है, ये होता है इनर्शियल फ्रेम। और हम ये ग्राउंड ले रहे हैं, ठीक है, हम ग्राउंड को या अर्थ को, ये ग्राउंड क्या है, अर्थ है, हम अर्थ को मानते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि ये एग्जैक्टली ये कहना सही नहीं है कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट हाँ, अर्थ को हम लगभग क्लोज टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और यहाँ से हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जो भी क्वेश्चंस अभी आपको 9th के लेवल में मिलेंगे, आप सारी चीज़ों को, मूवमेंट ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स या फिर लिफ्ट वाले क्वेश्चन में या पुली वाले क्वेश्चन में आप सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे, मतलब आप इनर्शियल फ्रेम में रह करके सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने वाले हो। दैट मीन्स हम वहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, एक्चुअली में न्यूटन का फर्स्ट लॉ गिव्स एन आइडिया ऑफ इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ये हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। कैसे बताता है कि ऐसा फ्रेम जहाँ पे सारा फोर्स लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना करे, मतलब नेट फोर्स अगर जीरो हो और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना करे, उससे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो समवेयर वी कैन थिंक कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये एक्सप्लेन करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। चलो, तो ये समझ गए, हर जगह वैलिड नहीं है, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, नॉन इनर्शियल क्या होता है ये समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, और एक और बात, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया ऐसा चीज़ है, टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का रेसिस्ट करने का, अपना इनिशियल स्टेट को वो रेसिस्ट करना चाहता है। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही आराम से बैठा रहेगा। ठीक है, उसको मूव नहीं कर सकता जब तक कोई बाहर से कोई आकर के उसे फोर्स ना लगाए। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। चलो, स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेना। सो गाइज,
देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इनर्शिया का स्टेटमेंट देख लो क्या है। देखो सेम चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ना, ये इनर्शिया को ही बता रहा है। ये इनर्शिया का डेफिनेशन भी हो जाएगा। इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट अनलेस कंपेल्ड टू डू सो। अब इनिशियल स्टेट बॉडी का कुछ भी हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पर हो सकता है इनिशियली, या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव भी कर सकता है। तो इनिशियल स्टेट जो भी होगा उसको वो रेसिस्ट करेगा, उस चेंज को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ बिग स्टोन, ये सरफेस पे रखा हुआ, अब ये रेस्ट पर है। नाउ ये ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर ना लगे। यही प्रॉपर्टी कहलाता है, सेम प्रॉपर्टी हम कहते हैं इनर्शिया को, ठीक है। नाउ दिस स्टोन विल नॉट मूव, इट इज़ एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। कब तक? जब तक कोई फोर्स ना लगे। हम यहाँ फोर्स लगा देते हैं। सपोज देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू पुश दिस लार्ज स्टोन। ये कुछ फोर्स लगा रहा है इधर से, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद अब ये धीरे धीरे स्टोन इधर मूव करने लगा। देखो जब तक कोई फोर्स नहीं लगा था तब तक ये रेस्ट पर था। अब हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ये फोर्स लगाने से ये मूव करने लगेगा, ठीक है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिएगा। दिस इज़ अ कार, दिस कार इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जब तक इस कार के ऊपर तुम ब्रेक ना लगाओ या फिर कोई फ्रिक्शन ना हो तब तक ये कार रुकेगा नहीं। अब इसे रोकने के लिए या तो तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा या फिर एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। हम ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक क्या होता है? ब्रेक आपको पता है, ब्रेक लगा रहे हैं मतलब हम उसका जो व्हील्स है उसमें हम कुछ ऐसा रेजिस्टिंग फोर्स लगाते हैं ताकि उसका जो व्हील्स है वो रुक जाए। तो हम कुछ फोर्स लगाएंगे तब ये रुकेगा। तो अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सबको पता है। अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो इसे रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इन शॉर्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? इफ़ नेट फोर्स इज ज़ीरो, इफ़ नेट फोर्स पता है ना क्या है? लेक्चर नंबर 1 फोर्सेस के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेट फोर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, सारे फोर्सेस को जोड़ करके जो रिजल्टेंट आता है उसे कहते हैं नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, नेट एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। दैट मीन्स दिस इज आवर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़ीरो, तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करता है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब दोनों बराबर है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू, तो ये हो जाएगा v माइनस यू डेट इज 0/t, तो एक्सेलरेशन आ गया 0। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट फिर भी इसका एक्सेलरेशन 0 है। वाई? बिकॉज कोई भी फोर्स इस पर लग नहीं रहा। एक्सेलरेशन होने के लिए फोर्स होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हम सेकंड लॉ में सीखेंगे आराम से। चलो, तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखो इनर्शिया बहुत तरह का होता है, सॉरी 3 तरह का इनर्शिया होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और आपके स्कूल एग्जामिनेशन में इनर्शिया के बारे में पूछा भी जाता है और इसका कुछ एप्लीकेशंस भी पूछा जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थोड़ा समझ लो ये क्या होता है फटाफट, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। ये तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसके ऊपर फोर्स लगा, ये मूव करने लगा, ठीक है। कब तक रेस्ट पर रहेगा? अपने आप तो ये मूव करेगा नहीं, ये तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक कोई फोर्स इसके ऊपर ना लगे। टू बी मोर स्पेसिफिक, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अब हम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा कर इसे पुश कर रहे हैं तो ये मूव करने लगा, तो ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। इसी टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत सारा एग्जांपल्स आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। फॉर एग्जांपल जो आप जैसे गद्दा हो गया, चादर हो गया या फिर फुट मैट हो गया, जब वो गर्दा वगैरह डस्ट एंड ऑल पड़ जाता है तो हम करते क्या है? बड़ा सा लकड़ी लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं। पीटना ज़रूरी क्यों है? डस्ट निकलता है ना उससे। देखो होता क्या है, ये तुम्हारा फुट मैट है, ओके। किस तरह इसको समझाया जाए, सिर्फ इमेजिन करना, ओके। तो ये तुम्हारा फुट मैट है, ये डस्ट पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लेते हैं, ये डस्ट पार्टिकल। अब हम एक लकड़ी लिया मैंने और ज़ोर से हम मारते हैं जब इस पर,
तो हम जब मार रहे हैं इसको, इस फुट मैट को, तो हम इसे नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं। अभी नीचे की तरफ हम धक्का देंगे तो ये जो डस्ट पार्टिकल है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। तो अब हम इस पर फुट मैट के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो ये तो फुट मैट तो नीचे चला जाएगा, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल जो है ये अपने टेंडेंसी को तो अपोज करेगा नहीं, तो ये कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर रहेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो जब हम बहुत जल्दी जब इसे पीटने लगते हैं तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट पर रहता है, और जब हवा आता है तो जब एयर ब्लो होता है तो ये उड़ जाता है एयर के साथ। तो ये मेन जो इसका एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन है कि जब हम ट्रीज़ को पकड़कर, ट्रीज़ का ब्रांचेस को पकड़ करके ज़ोर से जब शेक करते हैं तो लीव्स गिरने लगते हैं, पत्ते गिरने लगते हैं। तो ये भी आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ही एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज दिस इज़ अ लीफ, आप इस ब्रांच को पकड़कर ज़ोर से शेक करने लगे तो ये लीफ रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। अब क्या होगा कि ब्रांच जब शेक करोगे तो ब्रांच शेक करोगे, कभी आगे करोगे कभी पीछे करोगे, तो ये रेस्ट पर रहना चाहेगा ना। पीछे किया, टूट गया, अब ये गिर जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप बहुत देखते होगे, और एग्जामिनेशन में आपसे पूछता भी है। आपके पास कोई भी एक अच्छी फिजिक्स की बुक है तो आप एक बार उठाकर उसको पढ़ लेना, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। So the first is inertia of rest, ठीक है। The second one is inertia of motion, and the last one is inertia of direction, okay। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने समझा। एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, कार में जब तुम बैठे हो, ठीक है, कार अभी रुकी हुई है, तुम बैठे हुए हो विदाउट सीट बेल्ट, ओके। सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी है ये आप इमेजिन करो थोड़ा। यू आर सिटिंग इन साइड अ कार एंड दैट टू विदाउट यूजिंग अ सीट बेल्ट। ना अचानक से कार एक्सेलरेट होता है तो क्या होगा, सबको अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो आप एक्सपीरियंस कर चुके होगे, ठीक है। अचानक से जब कार एक्सेलरेट किया, ये कार है, तुम बैठे हो, अचानक से कार एक्सेलरेट किया तो तुम्हें एक जर्क फील होगा पीछे की तरफ, होता है ना, वाई। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ये, तुम रेस्ट पर थे, रेस्ट पर ही रहना चाहोगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हम रेस्ट पर थे, रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे। तो कार आगे बढ़ रही है लेकिन हमारा पोजीशन रेस्ट पर है तो हम रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे, इसीलिए हम अपने पोजीशन को नहीं छोड़ते। फिर जैसे जैसे कार आगे बढ़ जाती है तो हम साथ साथ उसके आगे चले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे एक बार कार चलना शुरू कर दिया तो अब आ जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। जिस तरह इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, सिमिलरली उसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाता है, रोकने के लिए कोई फोर्स लगाया ना जाए, ठीक है। सपोज़ यू आर सिटिंग इन साइड अ कार बहुत तेज़ एक्सेलरेट कर रही है, आप सीट बेल्ट के बगैर हो, विदाउट यूजिंग द सीट बेल्ट आप बैठे हुए हो, अचानक से कार कहीं टकरा जाती है, अचानक से टकराती है तो होता क्या है कि आप आगे की तरफ, आपको जर्क महसूस होता है, आप आगे निकल जाते हो, है ना। तो वो जर्क से बचाने के लिए हमें बोला जाता है आप सीट बेल्ट हमेशा लगाइए, एंड हमेशा यूज़ करना चाहिए, चाहे आप कार ड्राइव कर रहे हो या फिर आप बस ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी ड्राइव कर रहे हो भाई, सीट बेल्ट ज़रूर लगाना, ठीक है। सीट बेल्ट इज़ मस्ट, वो आपकी सेफ्टी का सवाल है। तो सीट बेल्ट इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट से बचे रहें। जो लगेज रहता है ना हमारे कार के ऊपर, उस लगेज को बांधना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। कार अगर चल रही है, अचानक से रुक गई कार, कहीं टकरा गई या फिर कुछ एक्सीडेंट ही हो गया, ठीक है, कुछ अनहोनी हो गया, तो वो जो ऊपर लगेज है, कार जा रही है, टकराया, लगेज भी गिर जाएगा, इसीलिए लगेज को बांधना ज़रूरी है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कार में आप जा रहे हो, अचानक से टर्न आया, जब टर्न आता है तो आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। जब कार ऐसे मुड़ती है तो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है जब तक कोई और फोर्स ना लगे। तो तुम ज़बरदस्ती उसे मोड़ना चाह रहे हो तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उसके ऊपर लगा हुआ है, वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। तुम ज़बरदस्ती मोड़ोगे तो इस तरह से वो इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दिस थ्री आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स फ्री बॉडी डायग्राम पे। सो गाइज वी हैव 2 क्वेश्चंस ओवर हेयर।
तो आपको बताना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ लो। एक टर्म मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी फोर्सेस लग रहा है, नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़ीरो है, ठीक है। जो भी तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा है। सारे फोर्सेस को जोड़ने से फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अगर ये इस तरह से टंगा हुआ है, ऑब्जेक्ट इस तरह से टंगा हुआ है, तो यहाँ पे टंगा हुआ है, इस तरह से शेक नहीं कर रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, इस तरह से नहीं, ये इस तरह से रुका हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। Now the first question says that we have to find the tension in the string, and one more thing, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था आपको, जो भी हम स्ट्रिंग या पुली का क्वेश्चंस करते हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं दैट हमारा स्ट्रिंग या पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, इस केस में स्ट्रिंग होगा मासलेस। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करके आपको समझा दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। चलो, सबसे पहले क्या करना है, हम पूरे सिस्टम का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पूरे क्वेश्चन फिगर को उठा करके हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो इसका वेट लग रहा है, वेट कितना, m × g, मास है 5 और g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम यहाँ पे g का वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं 10 मीटर/सेकंड², ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ g 9.8 एग्जैक्टली होता है, बट हम 10 लेकर बना लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। अब ये स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग को देखा जाए तो इसके ऊपर टेंशन लगेगा। टेंशन किधर लगता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर हमें टेंशन का फोर्स निकालना है, इसके ऑपोजिट लगेगा, तो ये हो गया टेंशन T, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बना लेते हैं। तो दिस इज़ आवर 5 kg ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखना। एक नीचे की तरफ इसका वेट दैट इज़ 5 × 10 विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है। नीचे की तरफ 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन T, ऊपर की तरफ टेंशन T, ये रहा। और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है दैट द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट द नेट फोर्स इज 0। दैट मीन्स देखो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में और नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स 50, या फिर इस तरह से देखो, T इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो अगर इसको तुम थोड़ा सा ये करना चाहते हो, थोड़ा समझना चाहते हो किस तरह ये आया, तो इस तरह समझो। देखो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, वेक्टोरियली ऐड करेंगे, ठीक है। F1 + F2 इज इक्वल टू, क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 0। F1 फोर्स हम मान लेते हैं टेंशन को, टेंशन F1 है, टेंशन है T, प्लस F2 देखो नीचे की तरफ, वेट को हम सेकंड फोर्स मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज F2, दिस इज F1, 50 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -50 न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T का वैल्यू कितना आ गया, 50 न्यूटन। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अप्रोच समझ लो, डायरेक्टली करेंगे, ये F1 + F2 करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली समझ लेना। देखो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, जितना फोर्स नीचे होगा उतना ही फोर्स ऊपर होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक फोर्स भी ज़्यादा होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। खुद से सोचो, देखो इमेजिन करो हर चीज़ को, हर चीज़, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोशिश करो कि पेन पेपर कम यूज़ करो और माइंड में ही कैलकुलेशन आपका हो जाए। तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तुम इसे किसी धागे से पकड़कर बांध चुके हो। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इस तरह रेस्ट पर है तो क्यों रेस्ट पर होगा, बता सकते हो? अगर ये धागा से बंधा हुआ है तो मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वेट जो इसका फोर्स है नीचे की तरफ, और ये स्ट्रिंग में जो टेंशन हो रहा है, दोनों बराबर है, तभी ये इस तरह। अगर एक फोर्स इसमें ज़्यादा होता, मान लो तुम वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होता तो धागा तोड़ करके ये नीचे चला जाता। अगर ये फोर्स ज़्यादा होता, नीचे वाला फोर्स, तो ये धागा तोड़ करके नीचे चला जाता, और अगर टेंशन का फोर्स ज़्यादा होता तो ये ऊपर ले जाता। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, बीच में है, कहीं पे बीच में सस्पेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये और ये फोर्स बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ठीक, इतना आंख बंद करके तुम यहाँ पे T = 50 न्यूटन बस यहाँ पे ब्लॉक देख करके बता सकते थे। सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है? एक बार खुद से ट्राई करो। You have to find the tension in both the strings। अब दोनों स्ट्रिंग में यहाँ पे हमें टेंशन बताना है, कितना होगा। चलो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, यहाँ देखो, जस्ट अ सेकेंड।
ओके चलो कैमरा में दिख रहा है क्लियरली यहाँ तक। तो आइए बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। FBD देखो इसका, सबसे पहले इसका वेट दिखाएंगे। 5 kg के ऊपर वेट लगेगा नीचे की तरफ 5g, ठीक है। इस 2 kg के ऊपर भी वेट लगेगा नीचे की तरफ, कितना 2g नीचे की तरफ वेट, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अलग से बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे सबसे पहले 2 kg ब्लॉक का हम बनाते हैं। यह है 2 kg, इसके ऊपर फोर्स सबसे पहले तो हम वेट शो करते हैं 2g, ये रहा इसका वेट। इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगेगा या नहीं, टेंशन मान लेते हैं T, इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स, ये रहा टेंशन T। ये हो गया 2 kg ब्लॉक का FBD। सेकंड है 5 kg ब्लॉक का FBD हमें बनाना है। दिस इज़ 5 kg, इसका FBD देखो, इसका वेट सबसे पहले नीचे की तरफ 5g और ऊपर की तरफ, ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो। अगर इस ब्लॉक को देखा जाए तो इसके लिए टेंशन ऊपर लगेगा T1 लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन T1 लग रहा है, तो ये हम ले लेते हैं टेंशन T1। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा है तो इसके ऊपर 2 kg के ऊपर एक और टेंशन लगेगा नीचे की तरफ, टेंशन T1। देखो स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, यहाँ पे T1 स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी T1, स्ट्रिंग अलग हो गया तो टेंशन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एक तो नीचे की तरफ टेंशन T1 लग रहा है और इसका वेट, और ऊपर में एक T लग रहा है। तो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। 5 kg ब्लॉक पे सिर्फ 2 फोर्स, एक वेट और ऊपर टेंशन T। 2 kg पे नीचे की तरफ स्ट्रिंग उसे खींच रही है टेंशन T1 के साथ और ये टेंशन T के साथ। अब यहाँ पे आपको बताना है दोनों केसेस में इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। देखो वहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू 5g, g का वैल्यू 10 हम ले चुके हैं यहाँ पे, तो 10 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। देखो T1 का वैल्यू हमें मिल गया, टेंशन T1 इज़ 50 न्यूटन, ये टेंशन 50 न्यूटन है, T1 का वैल्यू हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्ट भी तो इक्विलिब्रियम में है, जब ये इक्विलिब्रियम में है मतलब ये पूरा फोर्स और ये पूरा फोर्स इक्वल होना चाहिए तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी फोर्स ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मतलब ये कि T इज़ इक्वल टू T1 प्लस 2g लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर है T, नीचे इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो गया। ऊपर ये दोनों फोर्स बराबर होगा, ये दोनों फोर्स बराबर होगा तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। जिस तरह ये इक्विलिब्रियम में था तो ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए तब। अब यहाँ पे देखो T1 का वैल्यू तो हमें पता है, T इज़ इक्वल टू T1 का वैल्यू 50 है प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू हमें पता है 10, सो T का वैल्यू हमें मिल गया T इज़ इक्वल टू 50 प्लस 20 न्यूटन, मतलब 70 न्यूटन। देखो आसान था। दोनों स्ट्रिंग के ऊपर हमने टेंशन फाइंड किया। एक स्ट्रिंग के ऊपर, फर्स्ट ऊपर वाले स्ट्रिंग में 70 न्यूटन का टेंशन लग रहा है और उधर 50 न्यूटन का। इसको इमेजिन भी कर सकते हो तुम। देखो ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों ब्लॉक को उठा रहा है तो इसका टेंशन इससे ज़्यादा होना चाहिए। देखो T ज़्यादा आ रहा है 70 न्यूटन, क्योंकि ये स्ट्रिंग इन दोनों को उठाया हुआ है इस तरह से, और ये स्ट्रिंग सिर्फ इस ब्लॉक को उठाया हुआ है, तो T1 इससे कम होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा T ज़्यादा है या T1 ज़्यादा है, तो तुम फिगर देखकर डायरेक्टली बता देना कौन सा ज़्यादा होगा। इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। और यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग में फोर्स लगेगा, देखो इसमें तो लग नहीं रहा ना, ये जो स्ट्रिंग है इसको तो उठाया हुआ नहीं है, इसको उठाया हुआ है सिर्फ, तो यहाँ पे इसको हटा दो। देखो ये T1 सिर्फ इसको कैरी कर रहा है तो वो कम आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन दें, करोगे? चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो और जो भी पूछा जा रहा है बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस एंड M1। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड करना है और इसके और इस सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। चलो करते हैं। जैसा कि लेक्चर 3 में मैंने बताया था किस तरह से इस टाइप के फिगर्स का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो किस तरह करेंगे। पहले हम M1 और M2 को अलग अलग बना लेते हैं या फिर यहीं पे बना लेते हैं। चलो देखो, M1 के ऊपर सबसे पहले इसका वेट M1g, यहाँ भी g का वैल्यू, अच्छा g का वैल्यू मत लेना, चलो जनरल वैल्यू निकालना है हमें।
M2 के ऊपर भी इसका वेट M2G। ओके, वेट तो हो गया। अब दूसरा फोर्स और क्या क्या लग रहा है, M1 के ऊपर और क्या फोर्स लग रहा है, देखो ध्यान से। M1 के ऊपर सरफेस भी तो फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसे मान लेते हैं N, नॉर्मल रिएक्शन N, ठीक है। M1 के ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है क्या, ध्यान से देखो, बिल्कुल लग रहा है। M2 भी M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ये हो गया, क्योंकि सरफेस अलग हो गया तो हम यहाँ पे इसे N डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, तो M1 के ऊपर सारा फोर्सेस हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक इसका वेट, दूसरा सरफेस लगा रहा है M1 पे, और तीसरा M2 लगा रहा है M1 पे। फ्री बॉडी डायग्राम और बना लेते हैं इसका। ये ब्लॉक M1, इसके ऊपर FBD देखो इसके ऊपर वेट M1G, ठीक है। सरफेस लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन N, और नॉर्मल रिएक्शन M2 भी इसके ऊपर लगा रहा है, इसे ले लेते हैं N डैश, ठीक है। नेक्स्ट, अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक फोर्स तो M2 के ऊपर इसका खुद का वेट है M2G नीचे की तरफ, दूसरा फोर्स M1 लगाएगा इस M2 पे ऊपर की तरफ। अब देखो ये कौन सा फोर्स होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना, M2 M1 पर फोर्स लगा रहा था N डैश, तो वापस से M1 भी M2 पे फोर्स लगाएगा N डैश, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आपको बताया गया था लेक्चर 3 में। जिन्होंने वो लेक्चर छोड़ा है वो आप जाकर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये M1 का हो गया FBD, और ये M2 का। चलो, तो सबसे पहले तो वेट M2G, M2 के ऊपर, और M1 फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन N डैश। चलो, और कोई फोर्स तो नहीं है, हो गया कंप्लीट। आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स एंड द ब्लॉक्स एंड द सरफेस। दैट मीन्स हमें N डैश का वैल्यू चाहिए और हमें N का वैल्यू चाहिए। ओके, सबसे पहले इसे लेते हैं इक्विलिब्रियम में, ये M2 ब्लॉक, तो N डैश हो जाएगा M2G। N डैश का वैल्यू हमें पता चल गया, मतलब N डैश का वैल्यू क्या, अगर G को हम 10 ले लेंगे तो 10 इंटू M2, ये हो गया N डैश का वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इक्विलिब्रियम में M1, दैट मीन्स N इज इक्वल टू N डैश प्लस M1G। और देखो N डैश का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सो N का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 10 इंटू M2 प्लस M1 इंटू G का वैल्यू पुट कर दो 10। सो नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू 10 कॉमन, यहाँ से M1 प्लस M2, सो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन N। दैट मीन्स दो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है 10 M2, और सरफेस और M1 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है 10 इंटू M1 प्लस M2। समझ आई, समझ आई बात? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चलो फटाफट सबका फ्री बॉडी डायग्राम FBD बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 kg का, ये है 2 kg। इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस है ये हम देख लेते हैं। पहला फोर्स तो इसका खुद का वेट नीचे की तरफ 2 इंटू G, खुद का वेट, ठीक है। दूसरा फोर्स ये लगाएगा, देखो दूसरा फोर्स, एक तो इसका वेट हो गया, दूसरा फोर्स 3 kg वाला ब्लॉक इसके ऊपर लगाएगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन N। सो द सेकेंड फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगा रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन? 3 kg ऊपर की तरफ लगा रहा है। अब 3 kg ब्लॉक, और कोई फोर्स तो है नहीं इसके ऊपर, कोई नहीं है। चलो 3 kg। देखो बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये टॉपिक तो FBD का जो लेक्चर मेरा है, लेक्चर नंबर 3, आप वो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में होगा, तब आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका वेट 3G, ठीक है। और क्या क्या फोर्स है इसके ऊपर? फोर्स है देखो 2 kg भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ, सेम नॉर्मल रिएक्शन होता है, एक सरफेस पे सेम रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और 5 kg भी इसको लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसे ले लेते हैं N डैश। तो 3 kg पे नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कैपिटल N, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N डैश,
चलो ये फोर्स है, लास्ट 5 kg, ये हमारा 5 kg, नीचे की तरफ इसका खुद का वेट 5g। और कौन कौन सा फोर्स है, सरफेस लगाएगा इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस चेंज, नॉर्मल रिएक्शन चेंज, n डबल डैश इसे ले लेते हैं, और 3 kg भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा n डैश। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक और फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन n डैश, और ऊपर की तरफ है n डबल डैश। देखो फ्री बॉडी डायग्राम FBD कंप्लीट हो गया तीनों ब्लॉक्स का। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या निकालना है हमें। सबसे पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है 2 kg और 3 kg के बीच में। तो कहाँ से शुरू करें, सबसे सिंपल फिगर ये दिख रहा है हमें, तो यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n का वैल्यू, n इज़ इक्वल टू 2g, मतलब 2 × 10 दैट मीन्स 20 न्यूटन। n का वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया 20 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा n डैश इज इक्वल टू n प्लस 3, g का वैल्यू क्या है 10, तो n डैश इज इक्वल टू, n का वैल्यू यहाँ से लो 20 प्लस 3 × 10 दैट मीन्स 20 प्लस 30, ये आ गया 50 न्यूटन। n डैश का वैल्यू 50 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो इसका इक्वेशन बनाओ, इसका इक्वेशन n डबल डैश इज इक्वल टू n डैश प्लस 5g। सो n डैश का वैल्यू हमें मिल चुका है 50 प्लस 5 × 10, ठीक है, 50 प्लस 50, ये आ गया 100 न्यूटन। अब सारा आंसर करो। 2 kg और 3 kg के बीच में, 2 kg और 3 kg के बीच में कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है, n है, तो n कितना है 20 न्यूटन, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। उसके बाद क्या है, 3 kg और 5 kg के बीच में, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कौन है इन दोनों के बीच में, n डैश। ठीक है, n डैश कितना आ रहा है, n डैश है 50 न्यूटन। लास्ट है 5 kg और सरफेस के बीच में, यहाँ पे n डबल डैश कितना आ रहा है 100 न्यूटन। देखो बिल्कुल सही आंसर आया है। सबसे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ये होगा, क्योंकि ये सारा का सारा ब्लॉक इसी के ऊपर है, तो ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर। उसके बाद ये, उस सबसे कम ये, देखो सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, और सबसे कम ये, क्योंकि इसके ऊपर तो एक ही ब्लॉक है। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लेक्चर 5 में हम करने वाले न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसी तरह FBD फ्री बॉडी डायग्राम्स का और भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस और इससे भी बेहतर क्वेश्चंस वहाँ पे लेंगे हम। तो बने रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।